Good morning, students. Today we complete this chapter, the physical features of India. In last videos, we understand about mountains, northern plains, central plateau regions, and now we understand the Indian desert. The Indian desert lie toward the western margins of the Aravalli Hills. अगर हम बात करें कि जो डेज़र्ट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो अरावली हिल्स हैं वो कहाँ फैली हुई हैं, जो प्लेट्यू रीजन्स के बीच में जो द्रोणियाँ हैं, जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर अरावली पर्वत है। और जो डेज़र्ट एरिया है वो अरावली पर्वत के वेस्टर्न साइड में। इंडिया का मैप अगर आप देखें तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है एंड नीचे साउथ है, और हर मैप का यही डायरेक्शन होता है। तो अरावली पर्वत के वेस्टर्न पार्ट में जो पूरा रेंज है, ये जो पूरी रेंज है, ये क्या है आपका इंडियन डेजर्ट, जिसे हम भारतीय मरुस्थल के नाम से, इंडियन डेजर्ट के नाम से, थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो सिचुएशन आपको क्लियर हो गई कि इंडियन डेजर्ट कहाँ है। अब इसको हम समझते हैं। सो इट इज़ अनड्वेल्टिंग सैंडी प्लेन्स विच इज़ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये ऐसे रेतीले मैदान हैं जो किससे ढके रहते हैं? सैंड ड्यून से। ड्यून्स क्या होते हैं? रेत की बनी हुई पहाड़ियाँ, टीले, रेत के टीले बनते हैं और हवा के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह पर बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो ये जो पूरा भूभाग है, ये कैसा भूभाग है? रेतीला भूभाग है, जहाँ पर बर्फ रेत की पहाड़ियाँ बनती और बिगड़ती रहती हैं। दिस रीजन gets scanty rainfall which is less than 150 मिलीमीटर इन अ ईयर। ये ऐसा रीजन है जहाँ पर पूरी साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। जनरली कभी कभी हैवी रेनफॉल होता है तो एक दिन में भी 75 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है, और मिनिमम 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये तो रहता ही है एवरेज। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पूरी साल की बात कर रहे हैं हम, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी साल में 150 सेंटीमीटर बारिश रिसीव होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा यहाँ पर एरिया होगा। हैंस द क्लाइमेट इज़ एरिड एंड वेजिटेशन इज स्कैंटी। एरिड जैसा आप जानते हैं शुष्क वातावरण, जिसमें नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो, गर्म हवाएं हो, हाई टेम्परेचर हो, वो उसको बोलते हैं एरिड टेम्परेचर, एरिड क्लाइमेट। क्योंकि यहाँ बारिश तो होती नहीं है तो ह्यूमिडिटी तो होगी नहीं, मॉइस्चर जो है एयर में प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? एरिड। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर बट सम स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगर हम इस पूरे एरिए की बात करें तो इस पूरे एरिए में लूनी एकमात्र नदी है, लेकिन कुछ स्ट्रीम्स जो हैं, कुछ धाराएं जो हैं, वो रेनी सीजन में देखने को मिल जाती हैं। क्रीसेंट शेप ड्यून्स, बरखान्स आर लार्जली प्रेजेंट इन दिस एरिया। साथ ही ड्यून्स के अलावा इस रेगिस्तान में क्रीसेंट शेप ड्यून्स देखने को मिलते हैं। क्रीसेंट बोलते हैं अर्ध चंद्रमा की जो आकृति होती है उसको बोला जाता है क्रीसेंट शेप, लाइक दिस। तो इस रेगिस्तान में क्रीसेंट शेप ड्यून्स भी, जिसे बरखान बोला जाता है, ये भी देखने को मिलते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर वाइडली फाउंड नियर द इंडो पाक फ्रंटियर। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, मेनली जो ड्यून्स देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडो पाक फ्रंटियर, जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं। और बरखान मोस्टली कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान का जो जैसलमेर वाला एरिया है वहाँ पर बरखान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आई होप यू क्लियर अबाउट डेजर्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स सभी जानते हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं। भारत की तटरेखा बहुत लंबी है क्योंकि भारत को 3 तरफ से 3 समुद्रों ने कवर किया हुआ है। ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी एंड सदर्न पार्ट में है इंडियन ओशन। तो ऐसी तटरेखा जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं उसे बोला जाएगा कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज delineated by a stretch of narrow coastal strips।
पेनिनसुलर जो प्लेट्यू रीजन है उसके जो सक्रिय तटीय क्षेत्र हैं उनको कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। दे रन अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये पश्चिम की तरफ अरब सागर के किनारे किनारे और पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे वाले हिस्से हैं। द वेस्टर्न कोस्ट लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो आपके पश्चिमी तटीय रेखा है, वो किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट के बीच में। ये इस मैप में आपको दिया गया है। घाट्स और समुद्र तट के जो बीच का एरिया है, ये जो कवर एरिया है, ये आपके क्या है? तटीय क्षेत्र। ये आपके वेस्ट कोस्ट है, ये आपके ईस्ट कोस्ट है। अब वेस्ट कोस्ट जो है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। फर्स्ट वाला जो कोस्ट है ऊपर वाला, इसे नॉर्दर्न कोस्ट भी कहा जाता है या मुंबई गोवा कोस्टल एरिया भी कहा जाता है। सेंट्रल वाला पार्ट जो है उसको सेंट्रल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है और थर्ड वाला जो पार्ट है इसको मालाबार कोस्टल एरिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये जो ईस्टर्न वाला जो घाट है, समुद्र का किनारा यहाँ तक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। नॉर्थ वाला जो पार्ट है इसमें आपकी जो सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है, चिल्का झील, चिल्का सॉल्ट लेक जो है वो यहीं पर है, उड़ीसा में। अब मैं आपको इसका बुक में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो वेस्टर्न कोस्ट एंड लाई between the western ghats and Arabian Sea. It has 3 sections. The Konkan जो मुंबई और गोवा का वाला हिस्सा है, which comprises of मुंबई and गोवा, makes the northern part. बीच में जो है सेंट्रल पार्ट, उसे कन्नड़ प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, makes the central part. एंड मालाबार कोस्ट जिसमें केरला वाला हिस्सा आता है, इसे सदर्न पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। इस बुक में आपके में गलत नाम प्रिंट हो गया है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न नहीं है, ये ईस्टर्न। सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर एंड लेवल एंड इट रन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो पूर्वी तटीय रेखा है, वो अगर कंपैरिजन करें हम पश्चिम से, तो ये ज़्यादा चौड़ी है और लेवल्ड है, एक जैसी है, और ये बंगाल की खाड़ी के सहारे सहारे फैली हुई है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है। द नॉर्दर्न पार्ट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न सर्कल एंड द सदर्न पार्ट इज़ नोन एज द कोरोमंडल। जो उत्तरी हिस्सा है उसे नॉर्दर्न सर्कल के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। एक्सटेंसिव डेल्टाज, बड़े बड़े जो डेल्टाज हैं वो इसी वाले तटीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक्सटेंसिव डेल्टाज आर फॉर्म्ड बाय लार्ज रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियों ने इसमें डेल्टा बनाया हुआ है, लाइक महानदी, गोदावरी एंड कावेरी। साथ ही चिल्का लेक, जैसे आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये भी इसी क्षेत्र में मिलती है, जो कहाँ स्टेट है? स्टेट ऑफ उड़ीसा, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। आइलैंड ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। तो हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं, एक्चुअली द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर इनको आइलैंड में कन्वर्ट किया गया है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में स्थित है, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सदर्न कोस्टल रीजन है केरला का, मालाबार कोस्टल, उसके पास में ये आइलैंड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड हैज़ वेरियस स्मॉल कोरल आइलैंड्स। साथ ही इसमें कई सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर ये जो आइलैंड है ये बना है। इन द पास्ट दे वर कॉल्ड लोकेद्वीप, मिनिकॉय एंड एमीडीव। पुराने समय पे इसको लोकेडाइव, मिनिकॉय और एमीडाइव के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 से इन सब को किस में कन्वर्ट कर दिया, किसका रीनेम कर दिया? लक्षद्वीप। सो इन 1973 दे वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप।
इट्स एरिया इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसका हम एरिया देखें तो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैले हुए हैं। और इनका जो मेन सेंटर ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, तो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कवराती आइलैंड में। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इन रिच इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साथ ही यहाँ के जो द्वीप समूह हैं वो वहाँ पर हमें कई तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स कई तरह के पशु पक्षियाँ, कई तरह की जो जीव जंतु हैं वो, साथ ही डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। द अनइनहेबिटेड पिटी आइलैंड ऑल्सो हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। साथ ही अनइनहेबिटेड पिटी आइलैंड, जो छोटे द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं जहाँ पर अभी लोग नहीं रहते हैं, अनहेबिटेड हैं, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है। दूसरा हमारा जो आइलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार। तो फर्स्ट इज़ लक्षद्वीप एंड सेकेंड इज़ अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर बिगर इन साइज़ एज कंपैरिजन ऑफ लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार साइज़ में बड़े हैं, हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड। साथ ही इसमें जो छोटे छोटे द्वीपों की जो काउंटिंग है, संख्या है, वो भी ज़्यादा है। दे लाई इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड द साउथ। और जो लक्षद्वीप है ये आपका है अरेबियन सी में, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं ये आपके हैं बे ऑफ बंगाल में, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका फैलाव है। दे आर बिगर मोर इन नंबर एंड मोर स्कैटर्ड देन लक्षद्वीप आइलैंड। ये द्वीप समूह बड़े हैं, संख्या में भी ज़्यादा हैं, साथ ही बहुत ही बिखराव में ये फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल पास पास में हैं, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और ये जो इतने सारे द्वीप हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार। तो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। द अंडमान इज द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। दीज आइलैंड्स टू हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। साथ ही ये जो आइलैंड हैं ये भी बहुत ही रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। These islands are situated close to the equator and have equatorial climate and have a thick forest cover. ये जो आइलैंड्स हैं क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक हैं, इक्वेटर के पास में हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का क्या है कि इक्वेटर पे जैसा आप जानते हैं कि पूरी साल इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, सीधे पड़ती है, जिसके कारण साल भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और गर्मी के कारण एवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो सुबह सूरज 12 बजे के आसपास तक आते आते इतना ज़्यादा एवेपोरेशन हो जाता है कि वहाँ पर 12 बजे के बाद से 4 बजे तक रोज़ मतलब डेली बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी होती है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं, जिसके कारण जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं वो बहुत ही ऊंचाई के पेड़ मिलते हैं, घना जंगल होता है। और वहाँ के जो पेड़ हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि सनलाइट जो है वो सरफेस तक, अर्थ सरफेस तक भी नहीं आ पाती है, इतने घने जंगल वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल कंडीशंस होने के कारण यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो भी इसी तरह का है। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज प्रेजेंट इन द बैरन आइलैंड विच आर अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पूरे भारत में अगर एक्टिव वॉल्केनो की बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें, तो वो इसी बैरन आइलैंड पे है। बैरन माने जहाँ पर कोई ना हो, बंजर भूभाग है, वहाँ पर है, जो किसका पार्ट है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ये आपका मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में आपका है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं हम कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न मतलब हमने पूरे चैप्टर में इतने डिफरेंट रीजन्स पढ़े इंडिया के, हाई माउंटेन्स पढ़े, तो उधर कोस्टल रीजन्स भी पढ़े, तो इनका हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है, तो वो हम इसमें समझते हैं। A detailed account of the different physiographic unit highlights the typical physical features of each region.
जब हमने इतना ज़्यादा डिफरेंट पढ़ा तो हमें हर एक रीजन की अलग अलग फीचर्स के बारे में जानकारी मिली. इट शुड बी नोटेड दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. हर एक भूभाग, हर एक रीजन जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे को पूरा करता है. और एक भूभाग किसी चीज़ में रिच है तो दूसरा भी किसी और चीज़ में रिच है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्थ का जो पार्ट है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर वहाँ से हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलता. हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें आयरन ओर, बॉक्साइट, मिनरल्स, मैग्नीज़, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें नॉर्थ के प्लेन में अवेलेबल नहीं हैं. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें प्लेट्यू रीजन से और कोस्टल रीजन से. तो ये कोस्टल रीजन हमें मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट वर्क है, जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप है, मार्केट है, पॉपुलेशन है, वो कौन प्रोवाइड करता है? नॉर्थ का प्लेन. तो इस तरीके से ये जो रीजन्स हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. द माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. साथ ही जो माउंटेन्स हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर हैं. पूरी साल जो हमें पानी मिलता है पीने का, वो पानी कहाँ से आता है? नदियों के द्वारा. और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन से. तो ये हमारे सोर्स ऑफ वाटर हैं. साथ ही फॉरेस्ट वेल्थ, जितने भी जो जंगलों से मिलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी हर्ब्स हो, वो सब हमें कहाँ से मिलती हैं? जंगल से. और ये जंगल हमें कौन प्रोवाइड करता है? यही माउंटेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ आर कंट्री. दे हैव प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन. साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है मेन पार्ट है, ये बेस हैं. और साथ ही जितनी भी पुरानी सभ्यताओं का विकास हुआ, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, वो भी इन्हीं प्लेन से हुई. द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. प्लेट्यू रीजन्स जो हैं हमारे, वो हमारे स्टोर हाउस हैं मिनरल्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है. The coastal region and island group provide important destinations for fishing and port activities. साथ ही जो coastal regions हैं और जो island groups हैं वो fishing के लिए, सर्फिंग के लिए हमें डेस्टिनेशन प्रोवाइड करते हैं. साथ ही पोर्ट एक्टिविटीज़, जितना भी बिजनेस है, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो लोड है वो किसके थ्रू होता है? इन्हीं सी रूट्स के थ्रू. तो सी रूट्स के लिए जो पोर्ट है ये कौन प्रोवाइड करता है? कोस्टल रीजन्स. We can very clearly notice that diverse physical features of India have numerous possibility of economic development. अब हम क्लियरली ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जो भारत का जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं ये हमें प्रोवाइड करता है नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़. भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं प्रकट करता है जिससे हम अपने आर्थिक विकास को और तेज गति प्रदान कर सकें. सो नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट and you all do this exercise in your books. Okay? ये आपको सभी को एक्सरसाइज जो है बच्चों, ये आपको क्लियर अपनी बुक्स में करनी है. तो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे.